हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपका अंडर ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बता दूं जो लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड सवाल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूं। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन जो बच्चा देखकर जाएगा उसका एक ना एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हर शिफ्ट में रिपीट होने वाले सवाल मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में। 101% इस वीडियो से सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले अपन करेंगे ये पहला सवाल। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले अपन यहां से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये पहला सवाल क्या बोलेगा, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2134 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 होता है और शेषफल 147 होता है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4235 का एचसीएफ कितना होगा। देखो यहां से भाई ऐसा सवाल आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेज है। अगर पूरा करने बैठ गए तो इस सवाल के चक्कर में 2 से 3 सवाल तो आप लोग वैसे छोड़ दोगे। आई बात समझ में। चले, लेकिन इस सवाल को पेपर में बनाना कैसा है, डायरेक्ट वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। ऑलरेडी ये जो सवाल है ना पेपर में, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ऑलरेडी ये जो सवाल है ये आपके जितने भी अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर चल रहे हैं उसमें कई सारे शिफ्टों में पूछा गया था। और यहां से जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है 2025 वाला, ये उसी का ही पूछा गया सवाल है। और अंडर ग्रेजुएट वाले में भी, 12वीं पास वाले में भी ये सवाल पूछा जा रहा है। चलिए देखो, यहां से मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं, सीखने की कोशिश करिएगा। भाई एचसीएफ क्या होता है, मसप क्या होता है। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, मसप ही तो पूछा गया है। जैसे 20 और 25 का अगर मुझे मसप निकालना हो तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या, बात को समझना, सर मसप वो संख्या है जो इसको भी काटे और सर इसको भी काटे। आप बोलेंगे सर मसप वो संख्या है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से जैसे मैंने आपको एक संख्या दे दी, बेटा एक संख्या तो मैंने आपको दी नहीं और दूसरी संख्या मैंने आपको दे दी, और मैं आपसे पूछूं भाई इन दोनों संख्या का मसप कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। सर मसप वो संख्या है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। कहने का मतलब एक संख्या अपन को नहीं देख रखा, लेकिन अपन को यह तो पता है ना कि सर मसप दोनों ही संख्या को काटेगी, मतलब मसप इसको भी काटेगी। आई बात समझ में, बस यही फंडा लगाएंगे। चलिए, जब भी पेपर में यह सवाल अगर आ जाता है तो आप कौन सा तरीका लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या मुझे नहीं पता भाई बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। चले, और 4235 आप बोलेंगे सर 35, इन दोनों संख्याओं का मुझे क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, मसप निकालना था। चलिए, अच्छा मसप क्या होता है, सर मसप वो संख्या होती है जो इन दोनों को काटे, ठीक है ना भाई। वो ये एग्जाम के ही पूछे गए ऑप्शन है, ठीक है ना। चले, तो यहां से वो ऑप्शन चुन लो जो इस संख्या को काट दे। आप बोलेंगे क्या इस संख्या को 10 काटेगा क्या, आप बोलेंगे सर नहीं काटेगा, ठीक है ना। क्या इस संख्या को 11 काटेगा क्या, बेटा 4 3 7, 2 और 5 7, आप बोलेंगे सर यहां से बिल्कुल काटेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने देखा सर यहां से ये जो संख्या है इसको कौन काट रहा था, आप बोलेंगे सर 11 काट रहा था। कहने का मतलब 11 अपना उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। चले, फिर यहां से आप लोगों ने देखा
यहां से आप लोगों ने देखा भाई और कौन सा ऑप्शन काट रहा था, क्या 13 काटेगा क्या? क्या ये जो संख्या थी इसको 13 काटेगा क्या? बेटा काट के देख लो। आप बोलेंगे 13 तिया 39, कितना बचा सर? यहां से कितना बचा? चलिए तो यहां से 3 बचा, यहां से 3 बचा, 13 दूनी 26। सर यहां से नहीं काट रहा, मतलब यहां से भाग देके देख लो सर, यहां से नहीं जा रहा, ठीक है ना? चलिए 1 मिनट। चलिए तो यहां से 4235 में 10 का भाग नहीं जा रहा सर, यहां से 13 का भाग भी नहीं जा रहा, काट के देख लो, ठीक है ना? चलिए सर यहां से 16 का भाग जाएगा क्या? अब 16 का भाग देने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे जब 16 होता है ना, आप बोलेंगे सर 16 से भाग मत दो, आप तो यहां से किसका भाग देके देख लो, 4 का भाग देके देख लो। अगर इस संख्या में 16 का भाग जाएगा तो इस संख्या में 4 का भी भाग जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई 16 का भाग जाएगा तो 16 के मल्टीपल का तो भाग जाना है ही, ठीक है ना? चलिए क्या इस संख्या में 16 का भाग जाएगा क्या? तो आप 16 का भाग नहीं देके आप 4 का भाग देके देख लो। चलिए तो यहां से आप लोगों ने देखा सॉरी यहां से 35 था। चलिए तो यहां से आप लोगों ने देखा सर 4 से भाजकता का नियम बोलेगा भाई अंतिम के 2 अक्षर चेक कर लो, तो इस संख्या में 4 का ही भाग नहीं जा रहा तो 16 का तो वैसे ही नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो मेरे बच्चों एक ही ऑप्शन ऐसा बचा जो इसको डिवाइड कर रहा था, एग्जाम का पूछा गया सवाल है और ऑप्शन भी आपके एग्जाम वाले ही हैं, परीक्षा में जब आए तो आपको यही अप्रोच लगाना है भाजकता के नियम वाली, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल, ये क्या हो गया? चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल, एक स्ट्रल को 8378 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एनटीपीसी मैं आपको बता दूं, ये सवाल भी आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का पूछा गया सवाल है और सेम ही पैटर्न का सवाल आपके अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर में भी पूछा जा रहा है। आई बात समझ में? चलिए अब इस सवाल को मैं पूरे तरीके से नहीं बताऊंगा, इस सवाल को मैं वो तरीका लगाकर बताऊंगा जो आपको पेपर में लगाना है। आई बात समझ में? चलिए अच्छा मैं तो एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे 20% का अगर लाभ आपको दे के रखा है, बात को समझना, 20% का अगर लाभ आपको दे के रखा है तो आप यही तो बोलेंगे ना कि सर 100 क्रय मूल्य है तो 120 आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहने का मतलब आप बोलेंगे सर 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 6 बार, ये अपना क्रय मूल्य है तो यहां से ये अपना क्या होगा बेटा? विक्रय मूल्य होगा। ये बात सभी को पता होगा, ठीक है ना? चलिए वैसे यहां से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अपन को क्या निकालना था बेटा? अपन को क्रय मूल्य निकालना था और यहां से जो लाभ परसेंट है ना वो कितना देके रखा था? 50% देके रखा था। तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा? 150 हो जाएगा। भाई 50% का अगर यहां से लाभ कमाना है तो 100 क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। देखो काट लो, 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से काटेंगे 3 बार। मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूं जो आपको डायरेक्ट पेपर में बना कर आना है, ठीक है ना? चलिए सवाल में अपन से विक्रय मूल्य पूछा गया था। अब यहां से बात को समझना, विक्रय मूल्य वह ऑप्शन होगा जो किसका मल्टीपल होगा बेटा? 3 का मल्टीपल होगा। भाई क्रय मूल्य 2 है तो विक्रय मूल्य यहां से 3 है। कहने का मतलब विक्रय मूल्य में इस 3 का भाग हमेशा जा रहा होगा, ठीक है ना? चलिए
तो यहां से विक्रय मूल्य 3 है, मतलब 3 का मल्टीपल है विक्रय मूल्य। इस 3 का भाग जो बी ऑप्शन होगा उसमें जा रहा होगा अगर विक्रय मूल्य अपना हुआ तो, ठीक है ना। चलिए, तो वह ऑप्शन अपना करेक्ट होगा जिसमें किसका भाग जा रहा होगा बेटा, 3 का भाग जा रहा होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो यहां से ये ऑप्शन आपके बिल्कुल एग्जाम वाले ऑप्शन है, आप चाहे मैच कर लेना, ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं बनाए। चलिए, तो यहां से विक्रय मूल्य का अनुपात 3 था, मतलब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जिसमें 3 का भाग जा रहा होगा। 3 का भाग किस में जाएगा, देखो यहां से 9 है ना, यहां से 7 8 4 12 सर इसमें जा रहा था। चलिए, आप बोलेंगे सर 5 1 6 7 और 8 सर इसमें नहीं जा रहा। आप बोलेंगे 5 और 4 9 7 और 8 सर इसमें नहीं जा रहा। चलिए, 5 और 6 और 7 कितना हो जाएगा सर, यहां से 13। आप बोलेंगे सर इसमें नहीं जा रहा। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर के जो 3 ऑप्शन है ना, ऊपर के जो 3 ऑप्शन है उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें किसका भाग जा रहा था बेटा, यहां से 3 का भाग जा रहा था। एग्जाम का पूछा गया सवाल है, ऑप्शन भी आपके एग्जाम के हैं। जो भी बच्चा स्मार्ट तरीके से काम करेगा, क्या उस बच्चे को इस सवाल को पूरा हल करने की आवश्यकता थी क्या, नहीं थी, ठीक है ना। तो 12वीं लेवल के परीक्षा में यह सवाल, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेपर में आपको ऐसे ही बनाना है। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब कई सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे सर 2 ऑप्शन ऐसे मिल गई तो जिसमें 3 का भाग जा रहा हो। मेरे प्यारे बच्चों, मिले क्या यहां पर, नहीं मिले ना। तो ऐसी गलत धारणाएं आप लोग मत बनाइए भाई। अगर ऐसे 2 ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो पूरा तरीका ही आपको लगाना पड़ेगा। वो तरीका बहुत आसान है, वो भी कोई बहुत लंबा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जो आपके लास्ट टाइम पर आपके काम आने वाली चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए, देखो ये सवाल भी हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है, चाल दूरी समय का। चले, रवि शहर ऐसे शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलाता है तो वह शहर बी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि रवि अपने सामान्य चाल से कार चलाता हो तो उसे शहर ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, में आपको बता दूं, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो हमेशा ध्यान रखना कि समय और यहां से चाल हमेशा क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उल्टे होंगे, ठीक है ना। समय और चाल मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या होंगे, यहां से उल्टे होंगे जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है, ठीक है ना। चलिए, और यहां से ये जो शब्द है ना, जैसे देरी से पहुंचा, पहले पहुंच गया, है ना, देरी से पहुंचा, पहले पहुंच गया, ये जो शब्द हैं ये हमेशा किसको दर्शाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतर को दर्शाता है। कहने का मतलब कोई भी आदमी अगर समय पर नहीं पहुंचा हमेशा किसको दर्शाएगा, अंतर को दर्शाएगा। क्योंकि अगर समय पर नहीं पहुंचा या तो जल्दी पहुंचेगा या देरी से पहुंचेगा। तो कभी भी अगर समय पर नहीं पहुंचेगा हमेशा किसको दर्शाएगा बेटा, अंतर को दर्शाएगा, ठीक है ना। चले, और यहां से जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक संख्या तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाली रहेगी, एक संख्या नीचे वाली रहेगी। इस नीचे वाले को बोला जाता है पहले वाला, इसको बोला जाता है मूल बोला जाता है, और इसको बोला जाता है वास्तविक बोला जाता है। ऊपर वाले को मेरे प्यारे बच्चों बाद वाला बोला जाता है, और यहां से वर्तमान बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे सवाल में पूछ लिया जाए कि मूल समय ज्ञात करो, मतलब नीचे वाला निकालना है। पहले वाला समय ज्ञात करो, मतलब नीचे वाला निकालना है। वास्तविक समय ज्ञात करो, मतलब नीचे वाला। वर्तमान समय निकालना है, मतलब ऊपर वाला अपन को निकालना है, ठीक है ना। चलिए, समय और चाल हमेशा उल्टे होंगे इस प्रकार के सवाल में। तो यहां से जो चाल है ना वो 2/7 दे के रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों समय कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। उल्टा कर लो, ठीक है ना भाई। जो चाल है ना वो 2/7 है, तो समय कितना हो जाएगा, 7/2। आप लोग उल्टा कर लो। चलिए,
अब यहां से आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक इकाई का मान निकालेंगे। वो एक इकाई का जो मान है वो आप लोग कैसे निकालेंगे, बात को समझना। चलिए देखो, यहां से जो सवाल में ना वो आपको क्या दे के रखेगा ऐसे सवालों में, जैसे यहां से अंतर आपको दे के रखेगा ऐसे सवालों में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ऊपर भी अंतर रखना है, नीचे भी आप लोग अंतर रखेंगे, लेकिन ऊपर अंतर आप कहां वाला रखेंगे, जो सवाल में दे के रखेगा, और नीचे आप अंतर कहां वाला रखेंगे, जो भी यहां से अनुपात से अपन निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से एक इकाई का मान निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, समय का जो अंतर है वो 30 मिनट दे के रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देरी और पहले शब्द किसको दर्शाएंगे, अंतर को दर्शाएंगे। तो वहां से अपन ने देखा भाई समय का अंतर 30 है, यहां से अपन ने देखा तो 7 और 2, समय का अंतर 5 है, मतलब एक इकाई का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 6 निकल के आ गया। चलिए, अब सवाल में क्या पूछा गया था, आप एक इकाई के मान की गुणा उससे करेंगे। जैसे सवाल में आपसे पूछा गया था, यदि रवि अपने सामान्य चाल से कार चलाता है, कहने का मतलब सामान्य चाल से अगर कार चलाएगा तो यहां से हमेशा अपन को क्या निकालना है बेटा, सामान्य समय अपन को निकालना है, और इस नीचे वाले को वास्तविक के साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चों सामान्य भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से वास्तविक चाल से अगर कार चलाएगा तो जो समय निकल के आएगा वो भी सामान्य समय निकल के आएगा, मतलब यहां से अपन को सामान्य समय निकालना है। तो नीचे वाले के कई सारे नाम हैं, जैसे सामान्य समय निकालना है तो नीचे वाले का निकालना है, नीचे वाला मतलब 2 का मान निकालना है, एक इकाई का मान 6 है, तो इस 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा सर 12, तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना हो गया बेटा 12 निकल के आ गया। पूरा समझा दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए, तो इनके नामकरण थोड़े से याद रखना। एक इकाई का मान कैसे निकालेंगे, सवाल में समय का अंतर 30, यहां से समय का अंतर 5, एक इकाई का मान 6, सामान्य समय निकालना था क्योंकि सामान्य चाल से चल रहा था, सामान्य नीचे वाले को बोला जाता है, 2 से गुणा किया तो यहां से कितना निकल के आ गया 12 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल, अगले सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से बात को समझना, जैसे यहां से इस आयत से अपन को क्या बनाने को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बेलन बनाने को बोला जाता है, ठीक है ना। इस आयत को अपन को क्या बनाने को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बेलन बनाने को बोला जाता है। चलिए, तो यहां से जिसके अनुदिश मोड़ा जाए उसको किसके बराबर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई आर के बराबर करेंगे, ठीक है ना। भाई लंबाई के अनुदिश अगर मोड़ा जाएगा तो जो लंबाई है ना, जो अपनी लंबाई है वो किसका कार्य करेगी मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई अपनी परिधि का कार्य करेगी, और परिधि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है, ठीक है ना। जैसे सवाल में बोला जाए कि लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया, चलिए अगर लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया तो इस लंबाई को अपन किसके बराबर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई आर के बराबर रखेंगे, और लंबाई के अलावा जो अपनी चौड़ाई रहेगी फिर इसको किसके बराबर रखेंगे, अपन ऊंचाई के बराबर रखेंगे। सिंपल सा फंडा यह है, ठीक है ना। चलिए, जैसे पेपर में पूछा गया भाई चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश घुमाया गया या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया, तो आप लोग सीधा सीधा जिसके अनुदिश आप लोग मोड़ेंगे ना उसको 2 पाई आर के बराबर रखेंगे। चौड़ाई को अपन रख चुके, अब इस लंबाई को किसके बराबर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई के बराबर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ये दोनों बातें आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी, पेपर में सवाल पूछा जा रहा है। जैसे यहां से इस सवाल को अपन कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है।
अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है? आप बोलेंगे सर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ये होता है बेलन का आयतन, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन बोलेंगे सर एक आयताकार टिन शीट 32 सेंटीमीटर तो लंबी है, 14 सेंटीमीटर चौड़ी है। चलिए, इसे इसकी लंबाई के अनुदिश, देखो यहां पर सवाल में बोला गया था भाई लंबाई के अनुदिश इसको मोड़ा गया, तो मैंने आपको क्या सिखाया था भाई जिसके अनुदिश आप मोड़ेंगे उसको किसके बराबर रखेंगे, 2 पाई आर के बराबर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो लंबाई है उसका जो मान है मेरे प्यारे बच्चों 32 दे के रखा है, तो 32 को 2 पाई आर के बराबर रखो, 32 को काटेगा 16 बार। इस पाई का मान 22/7 मत रखना, क्योंकि पाई अपन को ऐसा का ऐसा ही देख के रखें, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 16 बराबर में पाई आर, तो आर का मान कितना हो जाएगा 16 बटे में, यहां से पाई निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। चले, मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर लंबाई को आपने 2 पाई आर के बराबर रख दिया तो चौड़ाई को फिर किसके बराबर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई के बराबर रखेंगे। चौड़ाई यहां से कितनी है 14, कहने का मतलब जो ऊंचाई का मान है वो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 14 निकल के आ गया, बस वैल्यू पुट कर लो। आप बोलेंगे सर पाई, अब देखो आर स्क्वायर, इस आर का मान 16 बटे में पाई है, तो आप बोलेंगे सर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे में पाई को 2 बार गुणा कर लो। सर यहां से जो h का मान है वो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 14 निकल के जाएगा, बस काट लो भाई, पाई से पाई गया, ठीक है ना। चले, अब यहां से पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई के अंक का प्रयोग करो। जैसे 6 इंटू 6 36, इकाई के अंक में 6, 6 इंटू 4 24, कहने का मतलब इकाई के अंक में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। आप बोलेंगे सर इकाई के अंक में जो 4 है ना वो एक ही ऑप्शन में था, तो अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हर शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, और यहां से हम बात करें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया सवाल है, ऑप्शन भी सेम ही थे, ठीक है ना। चलिए, देखो अप्रोच बढ़िया होगी ना और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो लगभग हर सवाल आप लोग बना पाएंगे पेपर में, ठीक है ना। चले, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर शिफ्ट में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया 2025 का ही सवाल है, ठीक है ना। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5180 अंकित करता है, यदि 31% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 5% का लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। अगर एक ही सवाल में आपको लाभ परसेंट और यहां से छूट परसेंट दोनों दे के रखे, ठीक है ना। अगर एक ही सवाल में आपको लाभ परसेंट और छूट परसेंट दोनों दे के रखे, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आप क्रय मूल्य और यहां से अंकित मूल्य का अनुपात बहुत इजीली निकाल सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, यहां से क्रय मूल्य और यहां से जो अंकित मूल्य है इसका जो अनुपात है वो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, जैसे मैं यहां से आपको बात करूं सर 25% का लाभ और यहां से 20% की यहां से क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों छूट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, 25% का तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया लाभ हो गया, और 20% की क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों छूट हो गई। चलिए, तो यहां से 25% के लाभ को लिखेंगे 125 और 20% की छूट को अपन कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 80 लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी है ना, छूट हमेशा चीजों को कम करेगी और लाभ हमेशा चीजों को बढ़ाएगा। चलिए, दोनों में से जो बड़ा होगा ना ये तो आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, दोनों में से जो छोटा होगा मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। सिंपल सी कहानी, बस याद रखिएगा। चलिए, वैसे सवाल को अपन बना लेते हैं। आप बोलेंगे सर इस सवाल में भी है ना यहां से छूट का परसेंटेज
और यहां से लाभ का परसेंटेज एक ही सवाल में देख के रखा है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन को क्रय मूल्य निकालना है, बहुत बेसिक सा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो यहां से 31% की छूट, आप बोलेंगे सर 31% की छूट, तो छूट हमेशा आप बोलेंगे संख्याओं को कम करेगी। 100 में से 31 को घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 69। चलिए, अच्छा दूसरा नंबर कितना हो जाएगा सर, 5% का लाभ हो गया, आप बोलेंगे सर 5% का लाभ मतलब 105 हो जाएगा। चलिए, आप बोलेंगे सर छोटा नंबर तो हो गया क्रय मूल्य, और यहां से ये जो बड़ा मूल्य है वो यहां से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य हो गया। अब ऐसे सवालों में क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछेगा। सवाल में आपको अंकित मूल्य 5180, तो अंकित मूल्य के स्थान पर आप बोलेंगे सर यहां से 5180 रख दो, ऑटोमेटिक आपका क्या निकल के जाएगा, क्रय मूल्य निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चलो यहां से निकालते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखो 3 से काट लो, सबसे पहले 3 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर 3 2 नीचे 23 बार कटा, 3 से काटा 3 3 9, सर यहां से 5 बार कटा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अपन किससे काटेंगे बेटा, यहां से 7 से काट लो, 7 से काटेंगे 5 बार, फिर यहां से 7 से काट लो, 7 तो 7 तो 49 है ना, 2 बचा, 7 चौके 28, सर यहां से कटा, वापस से 5 से काटा, 5 एकम 5, 4 पंजे 20, और यहां से 148 बार कटा। अब यहां से वज्र गुणा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 23 की गुणा जैसे 148 से करेंगे वैसे क्या निकल के जाएगा, क्रय मूल्य निकल के जाएगा। लेकिन पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल सम या फिर इकाई के अंक का प्रयोग करो, ठीक है ना। अगर इकाई का अंक फेल होता है तो डिजिटल सम लगाओ। चलिए, देखो यहां से इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो अंतिम का जो अंक है ना वो 4 आना चाहिए। आप बोलेंगे सर अंतिम का जो अंक है वो 4 है, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले के ऑप्शन भी ऐसे दे के रखे थे, अपनी मर्जी से मैंने कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर काफी मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हैं, इनको आप लोग जरूर बना के जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो इसी प्रकार के वीडियो छोटे छोटे मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूं, और मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल सारे के सारे मैं आपको करवा सकता हूं, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं भी एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स हूं, आप ही की तरह कुछ सालों पहले मैं भी तैयारी करता रहता था, लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में, एक स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ में चीजों को करेंगे, सवालों को हल करेंगे तो आराम से एग्जाम क्लियर हो जाता है। चलिए, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।